हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस देखने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हो या वो स्टेट बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स पर इतना ही नहीं, इनके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिलेगा, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फॉर द ईयर 2017, वो भी जो दिल्ली रीजन के लिए आया था, उसके सेट 1, 2 एंड 3 को हम लोग करेंगे सॉल्व। आउटसाइड दिल्ली का हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसके पहले, इसके प्रीवियस मतलब इसके पहले वाले जो ईयर्स थे 2018-19 ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वैसे ही हम लोग 2017 का भी जो दिल्ली रीजन का सेट 1, 2 एंड 3 है, इसे कर लेते हैं सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में 12th इकोनॉमिक्स में जो दो बुक्स हमारी फॉलो की जाती थी वो होती थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर 2020 की, तो हमारा जो सिलेबस है वो हो गया चेंज। अब जो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चली गई 11th क्लास में और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आ गई आपकी 12th क्लास में। सो दैट मीन्स कि ये 2017 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एक सेक्शन हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, एक सेक्शन हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। अब हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हम अपने 11th क्लास में सॉल्व कर आ चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन बी आता था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो जो सेक्शन बी है उसे हम लोग करेंगे सॉल्व। अब डाउट या क्वेश्चन ये आता है आप लोगों के माइंड में कि मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स तो चलो हमारी ऐसे प्रिपेयर हो जाएगी, हम इतने सारे क्वेश्चंस देख लेंगे तो इससे जो है हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, जो सिलेबस है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या करें हम? तो देखो, एकदम सिंपल सी चीज है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आपको क्वेश्चन पेपर्स तो नहीं मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन जो है मैंने आप लोगों के लिए, हम बोले कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एक सिंपल सा बता सकती हूँ कि जो मैग्नेट ब्रेन्स की टेस्ट पेपर सीरीज है उसमें मैंने आप लोगों को हर एक चैप्टर के एक एक टेस्ट पेपर दिए हैं, ठीक है, एक एक वीडियो एक एक चैप्टर वाइज आपको मिला है। अब उसमें भी क्या है, हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो, उनकी आप प्रैक्टिस करो। वो एक काइंड ऑफ आपका क्वेश्चन पेपर हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब उसमें क्या हुआ है, उसमें एक एक चैप्टर से रिलेटेड जो है हमारा एक एक वीडियो है, तो दैट मीन्स कि आपके पास में हर एक चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो अपना जो है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो इस वे से जो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ आई होप सो कि आप सभी लोग जो हो उन टेस्ट पेपर को देख चुके हो, उनका जो टेस्ट पेपर है वो भी आप सॉल्व कर चुके हो, उसके सोल्यूशन का वीडियो भी देख चुके हो। और अगर नहीं देखा है अभी तक किसी ने, तो एक सिंपल सी चीज करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर आपको जो है सारे जो चीजें हैं, हर एक पर्टिकुलर चीज जो मैंने आप लोगों को करवाई है उसकी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगी। वहां पर जाकर जो है ना, जिस प्लेलिस्ट को आप जिस भी पर्टिकुलर वीडियो को देखना है उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट पर जाओ और अपना जो कोर्स है, अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर लो। इस वे से आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। अब स्टार्ट करें हम लोग अपने सेक्शन बी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है उससे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का
क्वेश्चन है हम लोग नहीं कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और चीज अगर हम देखें तो 2017 की बात करें तो उस टाइम पर आपका जो है फाइनल एग्जाम सिर्फ एक ही बार हुआ करता था, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक ही बार एक ही एग्जाम में पूरा आता था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें 2022 की तो हमारे पास में क्या हुआ है, हमारा जो पूरा सिलेबस है वो दो टर्म्स में हो गया डिवाइड। एक आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्जाम है वो आपका हो चुका है, अब है आपका डिस्क्रिप्टिव जो है एग्जाम, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि दो टर्म्स हैं तो आधा सिलेबस आपका टर्म 1 में आ चुका है और आधा सिलेबस है जो कि आपके टर्म 2 में आने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके टर्म 2 का पार्ट है, ठीक है। टर्म 1 के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें मैंने कंसिडर नहीं किया है, उन्हें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। हम सेक्शन बी में से भी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके टर्म 2 का पार्ट है, ठीक है। और टर्म 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में से दो चैप्टर आ रहे हैं, एक हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और एक हो जाता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आई गेस ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम सेट 1 को सॉल्व करेंगे, दिल्ली सेट 1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये हो जाएगा। फिर इसके कंटिन्यूस में सेट 2 एंड देन सेट 3 जो है वो हम लोग कर लेंगे अपना कंप्लीट। ओके, तो चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास में, गिव द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बताना है। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, देखो इसके नेम पर जाओ, इनवॉलेंट्री ये हो गया आपका वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। इनवॉलेंट्री क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट कि आप आपकी मर्जी से नहीं कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो ऐसा करना लेकिन वो करना पड़ रहा है, दैट इज इनवॉलेंट्री। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट, कि हमें काम नहीं मिलना, बेरोजगार होना। तो इनवॉलेंट्रली कोई अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसे हम बोलेंगे कि वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, या उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब कि सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक पर्सन काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये होती है आपकी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इनवॉलेंट्री unemployment refers to the situation of unemployment when a person is willing to work but does not get any work। ठीक है, एक पर्सन विलिंग है, एक पर्सन चाह रहा है काम करना लेकिन उसे जो है काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। डिफाइन फाइनल गुड्स, गिव एन एग्जाम्पल। फाइनल गुड्स एक्सप्लेन करो क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे गुड्स जो कि फाइनल यूज या फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं, हम उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हम गुड्स का यूज करना फॉर दी अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, ठीक है, तो उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। यही अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स कहूं तो क्या होता है उनका मतलब, इंटरमीडिएट गुड्स को सीधा सीधा लिंक करो आप रॉ मटेरियल से, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें कि आप यूज करते हो या तो रीसेल करने के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स को कहा जाता है जो कि डायरेक्टली आपके खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आप यूज करते हो, ठीक है, ऐसे गुड्स को आप फाइनल गुड्स कहोगे। अब सेम गुड जो है वो आपका इंटरमीडिएट भी हो सकता है और वो आपका फाइनल भी हो सकता है। तो अब आप कैसे बोलोगे कौन से गुड फाइनल या इंटरमीडिएट है, तो वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो शुगर का, ठीक है, अगर मान लो शुगर जो है मम्मी घर पर यूज कर रही है, ठीक है, फॉर वॉट, फॉर हर सेटिस्फैक्शन, हम बोले कि वो जो है कुछ भी चीज बना रही है तो उस चीज में वो यूज कर रही है, दैट मीन्स कि वो और फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रही है उसका, दैट मीन्स कि उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है, ठीक है, उसके बाद में जो है वो उसे रीसेल नहीं कर रही है, तो उस टाइम पर ये जो शुगर है ये आपकी फाइनल गुड कहलाएगी।
ओके और वहीं अगर मैं बोलूं कि शुगर जो है एक वो टी मेकर यूज कर रहा है, ठीक है, एक चाय बनाने वाला जो है वो यूज कर रहा है, एक टी मेकर यूज कर रहा है, तो इसका जो अल्टीमेट या इसका हम बोले कि एंड प्रोडक्ट कौन सा है टी मेकर का, एंड प्रोडक्ट टी मेकर का है टी सेल करना, ठीक है, टी को क्या करना है, टी को इसे सेल करना है, टी को बनाने के लिए उसने जो है शुगर यूज की है, तो शुगर उसके लिए रॉ मटेरियल होगा या फाइनल गुड होगा, दैट इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, फाइनल गुड तो टी है, ओके। तो इस टाइम पर जब आप शुगर को यूज करो फॉर फर्दर प्रोडक्शन या किसी और काम से, तो फिर इसे हम कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड होता है, ठीक है। तो इस वे से जो है आपको प्रॉपर जो है डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे जो है फाइनल गुड पूछा गया और उसका एग्जाम्पल पूछा गया है, तो ये लिख देते हैं हम लोग आंसर। फाइनल गुड्स में हमने लिखा दीज आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या है, वो गुड्स हैं जो कि आपके कंजम्पशन के लिए यूज किए जा रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये दो रीजन की ये दो चीजों में जब यूज किए जाते हैं तभी हम उसे बोलते हैं कि वो फाइनल गुड है, ठीक है। या तो उससे कंजम्पशन हो रहा है कुछ ना कुछ, या फिर उससे क्या हो रहा है, वो जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। जैसे कि मान लो एक फर्म ने जो है एक मशीनरी परचेज की है, मशीनरी उसका इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उस मशीनरी से उसे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो वो जो मशीनरी है वो फाइनल गुड हो जाएगी, फिर चाहे वो और प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, लेकिन वो मशीनरी अपने आप में क्या है, एक फाइनल गुड हो जाएगी, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जो आपके फाइनल गुड्स है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड किए जाते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू हम ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू की जो अगर उसे हम यूज करेंगे या उसकी वैल्यू को जो है हम कंसिडर करेंगे नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो भी वैल्यू आपके पास में आने वाली है वो ओवर रेटेड आएगी, ठीक है, या ओवर वैल्यूड आएगी हम उसे बोलेंगे। क्योंकि ये जो है ये अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को लेते हो तो वो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज करता है, ठीक है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। जो हाउस होल्ड्स हैं वो मिल्क परचेज कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड्स जो है वो खुद के फाइनल कंजम्पशन के लिए मिल्क परचेज कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि भाई हम मिल्क परचेज कर रहे हैं फिर हम इससे चाय बनाएंगे और हम इसे बेचेंगे, वो नहीं किया। उन्होंने मिल्क परचेज किया, उन्होंने उसकी चाय बनाई और खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए यूज की, ठीक है। उस चाय को उन्होंने बेची नहीं है, वो चाय खुद ही पी रहे हैं क्योंकि वो उनका जो वांट है, उनकी जो नीड है उसे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपने मिल्क लिया और मिल्क को मिल्क के जो है उसी फॉर्म में आपको यूज करना है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि उस मिल्क का आगे क्या यूज हो रहा है। अगर वो चाय बनाकर और बेची जा रही है तो वो फाइनल गुड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे यूज कर रहे हो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, आपके वांट के सेटिस्फैक्शन के लिए, तो फिर हम उसे फाइनल गुड कहते हैं, ठीक। सो आई गेस ये क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हमें बोला गया है कि एक इकोनॉमी किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है, और ये कुछ डेटा गिवन है और ये बोला गया है कि इस डेटा को यूज कर आपको जो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन करना है फाइंड आउट, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब कि सी बार हम इसे कहते हैं, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको जो है इससे फाइंड आउट करना होगा। कैसे करोगे स्टूडेंट्स फाइंड आउट, क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास में, इनकम गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है, इतनी चीज गिवन है। अब देखो एट इक्विलिब्रियम हमें पता है AS इज इक्वल्स टू AD होता है। AS का मतलब मैं इसे Y बोल सकती हूँ बिकॉज हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम क्या है, वन एंड दी सेम थिंग ही होती है। तो AS की जगह पर हम लिख दें इसको Y, सो Y इज इक्वल्स टू AD को मैं C+I लिख सकती हूँ। AD के दो कंपोनेंट्स हमें पता है, दैट इज इसे हम C+I बोलते हैं, तो ये Y इज इक्वल्स टू C+I हम इसे बोल सकते हैं। अब इसके बाद में देखो Y आपके पास में है दैट इज 5000,
इज इक्वल्स टू, सी आपके पास में नहीं है, कंजम्पशन नहीं पता आपको, तो आपने सी को एज इट इज लिखा, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है आपका 800 है, तो ये 800 आपने लिख दिया। तो अब 5000 इज इक्वल्स टू सी प्लस 800। अगर मैं 5000 में से 800 को माइनस कर दूं तो मेरे पास में सी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 5000 माइनस 800 विल गिव यू 4200। 4200 जो है मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया है। अब इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या सी की हेल्प से क्या आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन को फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे? चलो देख लेते हैं, इसका भी जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। अभी जो है हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि सी की वैल्यू कितनी है, 4200 है, ठीक है। अब हमें पता है कि कंजम्पशन का फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। C आपके पास में है, यस अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 4200 इज इक्वल्स टू सी बार हमारे पास में नहीं है, इसे एज इट इज लिखा, प्लस B आपके पास में कितना है, देखो यहाँ पर गिवन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और B का मतलब होता है MPC। अब MPS गिवन है तो उससे MPC निकाल सकते हो, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS होता है, ऑल राइट, सो दैट इज 1 माइनस 0.2 विल गिव यू व्हाट, 0.8, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका MPC, या फिर हम बोले B की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 0.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया आपका 5000। अब इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, ये 4200 को एज इट इज लिख दो अभी, तो इज इक्वल्स टू सी बार प्लस 8 इंटू 5 कितना होता है, 8 5 आर व्हाट 40, तो ये 40 मैंने लिखा। यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो पीछे से एक जीरो को आप क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये एक जीरो को हम जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, बचे कितने, 2 जीरो, ये 2 जीरोस हमने यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। तो 5000 इंटू 0.8 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा कितना, 4000 का, ऑल राइट। अब इसके बाद में इस 4000 को मैं ले आऊं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा 4200 माइनस 4000 इज इक्वल्स टू सी बार, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, दैट इज व्हाट 200 इज इक्वल्स टू सी बार, दैट इज क्या, हमें पता चल गया कि हमारी जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास में 200। ओके, तो कैसे हमने जो है पूरा फाइंड आउट किया है, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। अब वैसे तो आपने यहाँ से भी लिख लिया होगा, अगर नहीं तो आगे जो है इसका पूरा सिस्टमैटिक यहाँ पर क्या है हमारे पास में सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया y इज 5000, MPS इज 0.2, तो इसलिए देयरफॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी हो गई आपकी 0.8, ठीक है। नाउ y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई इंटू आई, ये मैंने जो c को अलग से फाइंड आउट किया था वो यहाँ पर जो है कंबाइंड मिल रहा है हमको, ये जो है c हो जाएगा आपका, कंजम्पशन फंक्शन को यहाँ पर एक्सपैंड कर कर लिख दिया गया है, तो दिस वुड बी 5000 इज इक्वल्स टू सी बार प्लस 0.8 इंटू 5000 प्लस 800, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया 4000 प्लस 800 और यहाँ पर 5000, ठीक है। अब ये आ गया कितना 4800, 4 प्लस 4000 प्लस 800 4800 हो गया, तो 5000 माइनस 4800 विल गिव यू व्हाट, सी बार। तो 5000 माइनस 4800 दैट इज कितना हो गया, ये 200, तो 200 जो है ये हो गया आपका सी बार, दैट इज जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू आ गई आपकी 200। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास में, एक्सप्लेन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। क्या है क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेन करना है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो है वो लिमिटेशन क्यों है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी मानने में। मतलब कि जो हम बोलते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर, उसका जो एक लिमिटेशन है दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, वो लिमिटेशन क्यों है, हमें ये चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आपको या तो ये वाला क्वेश्चन को आंसर करना है, या फिर आपके पास में ये एक और क्वेश्चन है आप इसे भी
आंसर कर सकते हो। इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होगा अगर ये एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग जो हो जितने ज्यादा क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है, तो आप सारे ही क्वेश्चंस को जो है आंसर करोगे। लेकिन अगर एग्जाम में आते हैं तो फिर आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है, ठीक है। नाउ जो इसका एक और पार्ट है वो क्या है, या इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इन तीन को आप कैसे ट्रीट करोगे जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एस्टिमेट कर रहे हो तब, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट मींस डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर हम ये तीनों देख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या ये आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। और जब हम नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट में जो है क्या इंक्लूड हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखते हैं, तो फिर हमें क्या देखना होता है कि आपके जो है नॉर्मल रेसिडेंट ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपके नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होता है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो हम डोमेस्टिक इनकम को कंसिडर करेंगे, ओके। तो आई गेस क्लियर है। अब क्या तीन जो हमारे पास में स्टेटमेंट्स हैं वो देखें। सो प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्री बैंक इन अदर कंट्री, क्या प्रॉफिट अर्न किए गए हैं कंट्री की बैंक के ब्रांचेस से दूसरी कंट्री में जो सिचुएटेड है। जैसे कि मान लो एसबीआई हमारी जो है क्या है, बैंक है। अब एसबीआई की जो ब्रांच है वो आपकी यूएस में सिचुएटेड है, तो अब जो वो यूएस की जो ब्रांच है वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगी या नहीं आएगी? सिंपल सी चीज है, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, गिफ्ट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ऑन इंडिपेंडेंस डे। जो गिफ्ट्स दिए गए हैं किसने? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं इंडिपेंडेंस डे पर, तो ये इंक्लूड होंगे क्या, ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, गुड्स परचेज किए गए हैं फॉरेन टूरिस्ट के थ्रू, तो ये इंक्लूड होंगे या नहीं ये हमें बताना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे और फिर उसके बाद में हम ए, बी और सी जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट है वो हम बताएंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। सो ये आया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, मेनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन्हें हम जो है मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर करते हैं। रीजन बीइंग कि इन्हें मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ओके। इनकी जो वैल्यू है वो एस्टिमेट कर पाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऐसी जो सर्विसेज हैं उनकी जो है मनी टर्म्स में वैल्यू हमें नहीं पता होती है। तो जब ऐसे उनका डेटा नहीं है तो वो आपके डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। बट अगर देखा जाए तो ये सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं और ये इंक्लूड नहीं होती है, तो ये एक काइंड ऑफ लिमिटेशन है कि जीडीपी जो है वो वेलफेयर शो नहीं करता है। अगर जो हाउसवाइफ्स है वो अपनी जो है ड्यूटी पूरी ना करे, वो अगर अपना काम ना करे तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर घर पर जो है आपका खाना नहीं बनेगा, अगर मम्मी बोल देगी नहीं मुझे खाना नहीं बनाना है, ठीक है। मान लो कि आपके जो घर में मम्मी जो है वो एक हाउस मेकर है, होम मेकर है, और पापा जो है वो वर्क करता है, और मम्मी बोल दी कि नहीं अब मुझे खाना नहीं बनाना है, और आपको आता नहीं है और पापा को टाइम नहीं है और आप बाहर से भी नहीं ऑर्डर कर सकते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि धीरे धीरे फिर आपकी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होगी। वहीं जो मम्मी है वो अगर प्रॉपर आपको पूरा न्यूट्रिशियस फूड दे रही है, वो आपको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ जो है सारी इनटेक्स आपको प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी वजह से आप हेल्दी हो, आपके पेरेंट्स हेल्दी हैं, हमारा जो पूरी सोसाइटी है अगर एक होल पर देखा जाए तो सब लोग हेल्दी है, एक गुड ह्यूमन कैपिटल है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है। तो ये जो सर्विसेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। So it is difficult to ascertain their market value as they are not rendered for the purpose of earning income, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर हमारी सर्विसेज है ये इनकम अर्न करने के पर्पस से जो है रेंडर नहीं की जाती है, इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू को एसर्टेन करना भी क्या है, मुश्किल होता है, ठीक है। Though these services are rendered for the development of child and welfare of the family, it is not included in the gross national product. Thus, non-monetary exchanges is a limitation of using gross domestic product as an index of welfare of the country. All right,
सो आई गेस क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद में जो हमारा और वाला क्वेश्चन है उसके जो तीनों हैं वो हम देख ले। सबसे पहले कि कंट्री बैंक की ब्रांच अदर कंट्री में होना, सो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज इट इज अर्न्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद में जो एम्प्लॉयर है वो गिफ्ट दे रहा है किसको, एम्प्लॉय को, इंडिपेंडेंस डे पर, तो क्या वो इंक्लूड होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है, सो नॉट इंक्लूडेड एज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, ऑल राइट। और फिर इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है जो हमारा थर्ड वाला था, दैट इज जो फॉरेन टूरिस्ट है वो आपके जो है फाइनल गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियस ही चीज है कि वो क्या होंगे, वो इंक्लूड किए जाएंगे क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, ठीक है। सो इंक्लूडेड एज द एक्सपेंडिचर इज डन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ऑल राइट। सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों को, ठीक है। तो अब जो है हमारा ये जो दोनों ही क्वेश्चंस थे इसके और वाले, ये दोनों ही क्वेश्चंस क्लियर हो गए आप लोगों को, एंड आई होप सो कि अच्छे से क्लियर है। और अगर ये एग्जाम में आएंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। जब भी और वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन को आंसर नहीं करना होता है, ऑल राइट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को तो हम कर देंगे फाइंड आउट, लेकिन इसका जो बी वाला पार्ट है दैट इज ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एज पर आर करेंट सिलेबस ये अब हमारे जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है। 2017 में होता था इसलिए क्वेश्चन आया है, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम करने वाले हैं फाइंड आउट। अब उसके लिए देखते हैं कि आपके पास में क्या क्या जो है इंफॉर्मेशन गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अलावा और भी चीजें हैं दैट इज चेंज इन स्टॉक, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। ये सारी वेरिएबल्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी, ठीक है। नाउ देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास में वेरिएबल्स गिवन है यहाँ पर सारे, ये आपके एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड में हमें मिलता है अपना जीडीपी एट एमपी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो जब आप इसका फॉर्मूला पढ़े होगे या जब आपने इसको लर्न किया है तब यहाँ पर हमने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा यही है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो और अगर हम उसमें चेंज इन स्टॉक को कर देते हैं ऐड, तो वो बन जाता है आपका क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो एज पर दी क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है और इसमें आपको क्या प्लस करना है, नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स आपको करना है, ठीक है। अब इतने सबसे आपको मिलेगा क्या, जीडीपी एट एमपी, लेकिन आपको चाहिए क्या, एनडीपी एट एफसी। तो आप क्या करोगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस करोगे सीएफसी, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑल राइट। फिर उसके बाद में ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को, ठीक है। डायरेक्टली आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन है तो आप उसको फाइंड आउट कर लोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके। तो अब जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपका एनडीपी एट एफसी, ये सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से, ये सारे फॉर्मूले को यूज करके, ऑल राइट। अब यहाँ से वैल्यूज ले लें हम लोग। सो ये आ जाएगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000 का, उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका 1000 का, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स आपको करना ही है तो एक्सपोर्ट्स आप लोगे 70, इंपोर्ट्स आप लोगे 120। आप देखो डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे लिखोगे आप प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये ब्रैकेट भी अगर आप खोल दोगे
तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको चाहिए 60 रुपीज का, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 500। सो दैट मीन्स इस वाली स्लाइड से ये जो 6 वैल्यूज हमारे पास में है, ये सारी 6 वैल्यूज को हमें लेना ही है अपनी कैलकुलेशन में। अब इसके अलावा और जो वैल्यूज है वो हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। चेंज इन स्टॉक हमें चाहिए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इनकी जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत है, आप माइनस करोगे 700 को और सब्सिडीज को आप प्लस कर दोगे, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये सब्सिडीज 50 आ गई। एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड की भी नहीं है हमें जरूरत, तो इस वाली स्लाइड से हम ये 3 फिगर्स लेंगे और प्रीवियस वाली स्लाइड से हम वो 6 फिगर्स लेंगे और इन सबको जो है हम इस फॉर्मूले में करेंगे पुट, ठीक है, और फिर जो है अपना एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाती है हमारी क्या फॉर्मूले के साथ में जो पूरी कैलकुलेशन है वो, दैट इज एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स माइनस सीएफसी माइनस आईटीएन प्लस सब्सिडीज, ठीक है, ये यहाँ पर जो माइनस माइनस होता है उसको प्लस कर सब्सिडीज हो गया वो। सो 8000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 70 माइनस 120 माइनस 60 माइनस 700 एंड प्लस 50, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 9000, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 600, 70 माइनस 120 किया तो ये आ गया आपका माइनस 50, ये माइनस 60 को एज इट इज लिख दिया, माइनस 700 प्लस 50 कितना आ गया आपका माइनस 650 आ गया। अब ये जो है इन दोनों को आपने ऐड कर दिया 9000 प्लस 600 तो आपके पास में आ गया 9600, ये माइनस 50 को एज इट इज लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 60 माइनस 650 किया तो आपके पास में आ गया माइनस 17, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास में क्या आ गया माइनस 760, तो 7600 में से 760 को माइनस कर दिया तो आपके पास में आंसर आ गया है 8840 करोड़ का, ये बन गई आपकी एनडीपी एट एफसी। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को, एकदम इजीली जो है हमने इसे सॉल्व कर दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming that increase in investment is ₹1000 crores and marginal propensity to consume is 0.9, explain the working of multiplier। क्या बोला गया है हमें कि आप assume करो कि जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, वो है आपका 1000 करोड़ का, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है आपकी 0.9। तो अब जो है आपको मल्टीप्लायर की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो है मल्टीप्लायर वर्क करता है। ऑल राइट, तो चलो इसका आंसर देख लो। So given that value of MPC is 0.9, initial increase in investment is 1000 crores. So every increase of ₹1 in income, 0.9 part of the increased income will be consumed by the people. So हम बोल रहे हैं कि कंजम्पशन कितना हो गया 0.09 का और सेविंग हो गई आपकी 0.01 का, ठीक है। 1 रुपये की अगर इनकम में इंक्रीज है तो उसका 0.9 जो पार्ट है वो आप कंज्यूम कर रहे हो और 0.1 जो है वो आप कर रहे हो सेव, ये आपने एमपीसी की हेल्प से बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद में इट इज गिवन दैट इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 will lead to change in income by 1000 in the first round, as MPC is 0.9, so people will consume 0.9 of the increased income, that is 900, thereby saving ₹100. In the next round, due to increase in the consumption expenditure by 900, there will be an increase in income by 900. Then people will again spend the increased income, that is 810, and save the rest part of the income as ₹90, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सीधी सी बात है, k इज इक्वल्स टू हमें पता है 1 माइनस एमपीसी होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, तो ये हमने लिखा 1 माइनस 0.9, दिस विल गिव यू व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 0.1, यहाँ से 0 हटाए ये 10 हुआ, ठीक है। तो ये कुछ हुआ हमारा। तो जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा इनकम है वो क्या हो रही है, जो आपकी इनकम है जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो अगर 1000 से इंक्रीज हो रहा है
है, तो इसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो इनिशियल राउंड में जो है वो फर्स्ट राउंड में 1000 से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एमपीसी क्या है 0.9। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि ये जो इंक्रीज इनकम है इसका 900 रुपीज क्या होगा, कंज्यूम होगा और 100 रुपीज सेव किया जाएगा। अब 900 रुपीज का जो कंजम्पशन हुआ है वो किसी ना किसी का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट राउंड ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय 900 देयर विल बी एन इंक्रीज इन इनकम बाय 900। तो इसके लिए जो है अब इनकम भी कितने से इंक्रीज हो गई, 900 से इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर देन पीपल विल अगेन स्पेंड द इंक्रीज्ड इनकम दैट इज 810 एंड सेव द रेस्ट पार्ट ऑफ द इनकम ₹90। हर उसका जो है सिर्फ और सिर्फ कितना, जो आप हम बोले कि 10% या हम बोले कि उसका जो है 1 पार्ट, ठीक है, उसका 90% पार्ट तो कंज्यूम होता है और जो उसका बचा हुआ 10% है वो क्या होता है, सेव होता है। तो 900 में से 810 जो है वो कंज्यूम होगा और 90 रुपीज जो है वो सेव किए जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड इनकम विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। The total change in income is ₹10,000 and the change in investment will be 1,000। ये जो यहाँ से हमने निकाला ना अभी k is equals to 10 निकला और change in income हमारी कितनी है, 1000 है। तो फिर अब इसकी वजह से हम देखेंगे कि जो change in income है दैट इज 1000 इंटू 10 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000। तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो 1000 से बढ़ रही है उसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो 10,000 से बढ़ेगी। ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। आप जितने का कंजम्पशन कर रहे हो उतनी जो है आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो इस वे में जब आपकी पूरी इनकम जो है पूरा मतलब 1000 का जो इन्वेस्टमेंट हम बोल रहे हैं तो उसमें जो आपकी इनकम है वो 10,000 से इंक्रीज हो जाएगी। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया होगा ये जो हमारा वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर था वो, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग मतलब कि इसके साथ में जो है हम लोग अपना जो दिल्ली रीजन का जो सेट 1 है इसे कर लेते हैं कंप्लीटली कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेट 2 पर। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जरूरी मतलब कि ये ऐसा नहीं होता है कि आपका सेट 1, सेट 2 और सेट 3 बिल्कुल ही अलग हो एक दूसरे से। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तीनों ही सेट में आपके सिमिलर होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो अब हम लोग सेट 2 में सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि आपके सेट 2 में ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि सेट 1 में आपसे पूछे गए हो, तो उन्हें हम जो है वापस यहाँ पर जो है कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सेट 2 में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सेट 1 का पार्ट नहीं रहे हैं। ओके तो बस अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हम बोले जो डिफरेंट क्वेश्चंस है उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं और अपना जो सेट 2 है इसे भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारे सामने, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द डेट फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है और ये कुछ डेटा गिवन है, इसकी हेल्प से हमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना है फाइंड आउट। क्या गिवन है आपको, इनकम गिवन है 10,000 की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है 0.9 एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 100। देखो अभी जो है इसी काइंड का जो है हमने सेट 1 में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंट था। उसमें हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन फाइंड आउट करना था, अब हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, वी नो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई होता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं c को फाइंड आउट कर लूं तो y माइनस सी कर दूंगी तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो c को फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें पता है कंजम्पशन का फंक्शन दैट इज c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई होता है। c बार आपके पास में है 100, b आपके पास में है 0.9 और y आपके पास में है 10,000। एकदम सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। तो अब देखो 0.9 इंटू 10,000 कर दो, ये एक डिजिट के पहले डेसिमल है, पीछे से एक जीरो को कैंसिल आउट कर दो। 9 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 9,000 और 9,000 प्लस 100 विल गिव यू 9100। तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया 9100। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, y माइनस सी, तो हमें मिल जाएगा अपना i दैट इज 10,000 माइनस 9100 करना है। तो 10,000 माइनस 9100 किया तो ये आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट 900 रुपीज की। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। कैसे जो है बहुत ही इजीली हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया है फाइंड आउट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कर लिया है फाइंड आउट। सो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया है आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming that increase in investment is 800 crores and marginal propensity to consume is 0.8, explain the working of the multiplier। जो अभी क्वेश्चन देखा हमने सेट 1 का, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या हुआ है, फिगर्स चेंज हो गए। तो अब जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके आंसर को देख लेते हैं जल्दी से, बिकॉज समझ तो हम सेट 1 में ही चुके हैं, तो अब जो है इसका जो आंसर है वो जल्दी से देख लेते हैं। So the working of multiplier can be explained as follows, ठीक है, कुछ इस वे से जो है आपका working of multiplier आप explain कर सकते हो। We are given the value of MPC is equals to 0.8 and also that initial increase in investment is 800 crores. This implies that with every increase of ₹1 in income, people consume 0.8 part of the increased income, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया हमें कि जो ये 0.8 MPC दिया है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि हर ₹1 पे जो हमारी जो इनकम बढ़ती है उसका 0.8 जो परसेंट है, उसका जो 0.8 पार्ट है वो कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज पीपल कंज्यूम ₹0.80 एंड सेव 0.20, ठीक है। कंज्यूम कर रहे हैं 0.8 और क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं 0.8। तो अब ये जो है हमने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट से बताया, ठीक है। यहाँ पर हमने राउंड बता दिया 1 2 3 4 5। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमें पता है कितना है, 800। चेंज इन इनकम हमने क्या लिया है, 800 लिया है। सो इंड्यूस्ड चेंज इन कंजम्पशन, अब इसको आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, हमें पता है 0.8 इज व्हाट, आर MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y होता है, ये हो गया 800। तो 0.8 इंटू 800 किया, ये कितना आ गया आपका 640, ठीक है। अब 640 इंटू 0.8 करो तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में 512, ठीक है। फिर 512 इंटू 0.8 किया, ये आ गया आपका 409.6। अब इसकी जो है इसे आपने यहाँ पर लिया और इसको बोला इंटू 0.8, तो ये हुआ, ठीक है। और ये जो इनकम है इसमें से आप इस कंजम्पशन को माइनस करोगे तो नेक्स्ट वो जो है वो आपकी सेविंग बचेगी, ऑलराइट। अब जितना पार्ट आपकी इनकम है उसका आपने इतना कंज्यूम किया, तो ये आपकी नेक्स्ट जो है इन्वेस्टमेंट या नेक्स्ट ये आपकी इनकम बनती है। फिर उसके बाद में आपने फिर से इतना कंज्यूम किया, अब ये जो है नेक्स्ट पर्सन की इनकम बनती है। तो आप जितना कंज्यूम कर रहे हो वो जो है वो इनकम बनती जाती है, ठीक है। इसलिए ये चीज एज इट इज हम यहाँ पर लेते जा रहे हैं। तो इस वे में हमने अपने 5 राउंड बता दिए। नाउ ये जो है आंसर देखो यहाँ पर, the table shows that initial increase in investment of ₹800 will lead to change in income by ₹800 in the first round, as MPC is 0.8, so people will consume 0.8 of the increased income, that is ₹640, thereby saving ₹160. This will be termed as leakage as it is not plowed back into the economy। जो 160 की जो सेविंग हुई है उसे हम क्या बोलेंगे कि वो लीकेज है। क्यों? क्योंकि वो जो मनी वो वापस इकोनॉमी में नहीं आया, वो अब और किसी की इनकम नहीं बन पाया, ठीक है। इन द नेक्स्ट राउंड, ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय 640, देयर विल बी एन इंक्रीज इन इनकम ₹640। द पीपल विल अगेन स्पेंड द इंक्रीज्ड इनकम दैट इज ₹112 एंड सेव द रेस्ट पार्ट ऑफ द इनकम दैट इज 128, ठीक है। In the third round, similarly, the increased consumption expenditure of ₹512 will become a change in income by ₹512. They will spend a part of this income on consumption, that is 409.6, and will save the rest of the increased income ₹102.4, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा टेबल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके बाद में this process will continue and the income will go on increasing as a result of increase in consumption. The total change in income is 4000 approx and the change in investment will be 800. कैसे फाइंड आउट किया है वो हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। हमें पता है k इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, या फिर हम बोल सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। तो अब इस वाले फॉर्मूले में मैं लिख दूं 1 माइनस 0.8। अभी जो है हम मल्टीप्लायर की वैल्यू की हेल्प से बता रहे हैं
कि आपका एट द एंड इंक्रीज इन इनकम कितना होगा, ठीक है। तो ये एमपीसी की जगह पर मैंने लिख दिया 0.8 और ये जो है k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i हमें पता है 800। अब अगर मैं इस k और k को कैंसिल कर दूं, इन दोनों को इक्वल में ले लूं तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वल में ले लेते हैं और जो हमारा चेंज इन y है उसे कर लेते हैं फाइंड आउट। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 0.2, 1 माइनस 0.8 विल गिव यू 0.2 इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय 800। ये 800 इधर चला गया, सो 800 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू चेंज इन y, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहां से पॉइंट हटा दो तो ऊपर एक और जीरो हो जाएगा, सो 8000 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू व्हाट 4000। तो चेंज इन y की वैल्यू कितनी हो गई, चेंज इन y की वैल्यू हो गई आपकी 4000, ठीक है। सो thus we can observe that an initial increase in the investment by rupees 800 crore results in increase of income and output by rupees 4000 crores, ठीक है। तो जब अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वो 800 हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारी फाइनल इनकम में इंक्रीज है वो कितना होगा, वो होगा आपका 4000। ऑल राइट, तो आई गेस ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आता है फिर हमारे पास में क्या, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसका जो बी पार्ट है ये हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। एनएनपी एट एफसी को आपको करना है फाइंड आउट। देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। Net factor income to abroad, net indirect taxes, net current transfers from rest of the world, net imports, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, consumption of fixed capital, change in stock, मिक्स्ड इनकम एंड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारी वैल्यूज गिवन है, उससे हमें फाइंड आउट करना है अपना नेशनल इनकम। अब जो फिगर्स हमारे पास में गिवन है उससे हमें समझ में आया है कि आपका एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो करना होगा हमें यूज। अब एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है, नेट इंपोर्ट्स गिवन है। तो एक्सपोर्ट्स का उल्टा इंपोर्ट्स है, तो प्लस का उल्टा माइनस साइन, माइनस नेट इंपोर्ट्स, ठीक है। इससे इतना करने से हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, इतना करने से हमें मिला है अपना जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी। तो इसमें और क्या कैलकुलेशन करनी है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, या फिर हम बोले कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है उसे। तो हम माइनस करेंगे सीएफसी, ये डोमेस्टिक है वो नेशनल है, तो अब क्या करेंगे, डोमेस्टिक में हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा आपका डोमेस्टिक का नेशनल, ये मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट है। तो आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको जो है फैक्टर कॉस्ट मिलेगी। तो ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, तब जाकर आपको जो है आपका एनएनपी एट एफसी मिलने वाला है। तो चलो इसका जो आंसर है, मतलब कि इसमें क्या क्या आप वैल्यूज ले रहे हो वो देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो ये फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस करते हैं। अगर ये टू अब्रॉड है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, अगर ये टू अब्रॉड है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो ये माइनस 50 हम लोग ले लेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें चाहिए 800 के, हम माइनस करेंगे। नेट करेंट ट्रांसफर्स तो चाहिए ही नहीं। नेट इंपोर्ट्स 200 के माइनस किए जाएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000 हम लोग लेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000 ये भी हम लेंगे। इस वाले स्लाइड से हम ये कुछ फिगर्स लेने वाले हैं, उसके बाद में जो हमारे बचे हुए फिगर्स हैं वो हमें अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर मिलेंगे। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग लेने वाले हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम लेंगे, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो फिगर्स हम लोगों ने अभी चेक किए वो सारे फिगर्स हम लोग यहाँ पर लेंगे और अपना जो आंसर है दैट इज जो हमारी नेशनल इनकम है इसे हम करेंगे फाइंड आउट, ठीक है। तो ये जो पूरी हमारी यही सारी चीजें हैं आप लोग देख सकते हो, ये हो जाएगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आ जाएगा आपका कुछ नेट इंपोर्ट्स, सीएफसी, आपका एनआईटी एंड एनएफआईए, ठीक है, या हम बोले कि टू अब्रॉड है तो वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अब ये सारे फिगर्स को आप पुट कर दोगे, 5000 प्लस 3000 प्लस 1000 माइनस 200 माइनस 150 माइनस 800 माइनस माइनस 50 आ गया, ठीक है। तो अब जो है इनिशियली हमने इन सबको ऐड किया तो ये आ गया आपका 9000, ये 200 को एज इट इज लिख दिया, इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया 950 और यहाँ पर प्लस 950, ये इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो क्या आ गया आपका 900 आ गया, माइनस 900 माइनस 200 कितना हो जाता है माइनस 1100, दैट इज 9000 माइनस 1100 विल गिव यू 7900 करोड़, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम है दैट इज जो NNPAT-FC है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 7900 करोड़ की। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ऑल राइट, फिर यहाँ पर जो है हम लोग अपने दिल्ली रीजन का जो सेट 2 है उसे भी कर लेते हैं कंप्लीट। अब जो लास्ट वाला सेट है उस पर आते हैं, दैट इज दिल्ली सेट 3। अब सेट 3 में भी हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सेट 1 या सेट 2 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलो अब जो है इसका आंसर भी देख लेते हैं, मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये डेटा गिवन है, आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है। सेट 1 में जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है, बस जो फिगर्स है वो चेंज हो गए। इनकम गिवन है आपके पास में 10,000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट कितना है 1500 का। आंसर देख लें जल्दी जल्दी से, आई होप सो कि आप लोगों को पता है अच्छे से कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले गिवन में हमने लिखा कि इनकम 10,000 हो गई हमारी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गई 0.2 और इन्वेस्टमेंट 1500 हो गई। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, कंजम्पशन जो है इसे कर लिया है फाइंड आउट। y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, दैट इज अब c फाइंड आउट करना है तो 10,000 माइनस 1500 कर दिया तो आपका जो कंजम्पशन है वो आ गया कितना 8500 का कंजम्पशन हो गया। अब हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो कंजम्पशन फंक्शन है उसे यूज करेंगे। उसके पहले हम कर लेते हैं अपने एमपीसी को फाइंड आउट। एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, दैट इज 1 माइनस 0.2, तो ये आ गया आपका 0.80, ठीक है। नाउ c is equals to c bar plus by, that is 8500 is equals to c bar plus 0.80 multiplied by 1000, ठीक है। इस जीरो को जो है ना मत कंसिडर करो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहाँ पर एक डिजिट के पहले क्या है, डेसिमल है, पीछे से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, 8 into 1000 दिस विल गिव यू 8000। यहाँ पर 8500 इज इक्वल्स टू c बार प्लस 8000, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 8500 माइनस 8000 दिस विल गिव यू c बार। तो c बार जो है वो क्या हो गया 8500 माइनस 8000, इसकी वैल्यू आ गई आपकी ₹500। तो आपका जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू आ गई आपकी 500। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसके साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। अब क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसमें भी देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो बी वाला पार्ट है दैट इज ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसे हम लोग फाइंड आउट नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को करेंगे फाइंड आउट। देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, change in stock, consumption of fixed capital, net indirect taxes, net exports, net factor income to abroad, net current transfers from abroad and dividend। अब यहाँ पर जो हमें मेजॉरिटी जो वैल्यूज दिखी है वो किसकी है, एक्सपेंडिचर मेथड की है। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मिलता है जीडीपी एट एमपी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एमपी, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो देख ले हम लोग। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस यहाँ पर दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये लेंगे हम GDFCF, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हम करेंगे किसको प्लस, चेंज इन स्टॉक को करेंगे प्लस, ठीक है।
फिर उसके बाद में इसमें आप किस चीज को ऐड करोगे स्टूडेंट्स, नेट एक्सपोर्ट्स को। देखो नेट एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है तो इसमें आपने ऐड किया नेट एक्सपोर्ट्स। अब इतना करने से आपको क्या मिल रहा है, इतना करने से आपको मिलने वाला है आपका जीडीपी एट एमपी। लेकिन आपको चाहिए क्या, एनएनपी एट एमपी चाहिए। तो चलो आगे की कैलकुलेशन करते हैं। ये ग्रॉस है वो नेट है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सीएफसी, दैट इज डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये डोमेस्टिक है वो नेशनल है, तो डोमेस्टिक में हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक में हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास में जो है नेशनल बन जाएगा वो। ये भी एमपी है वो भी एमपी है। ठीक है, तो इस वे से जो है ये सारे फिगर्स को आपको लेना है आपकी कैलकुलेशन में, जिससे आपको आपका एनएनपी एट एमपी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया आपका 400 का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लोगे 8000 का, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगे 300, चेंज इन स्टॉक 50 ये लेने वाले हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको क्या करना है, माइनस करना है, ये लोगे आप 40, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमें जरूरत नहीं है। तो इस वाली स्लाइड से हमने ये 5 फिगर्स लिए। इसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स आप लोगे -60 के प्लस, और फिर उसके बाद में ये -60 लोगे। फिर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो यहां पर आप माइनस कर दो किसे, NFI, दैट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड था तो उसे हम ऐड करते, टू अब्रॉड है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत नहीं है और ना ही हमें डिविडेंड की जरूरत है। तो ये इस वाले स्लाइड से ये 2 फिगर्स और प्रीवियस वाली स्लाइड से वो फिगर्स लेंगे हम लोग, उन्हें हम लोग पुट करेंगे अपने इस फॉर्मूले में, इस पूरे प्रोसेस में, और अपना जो एनएनपी एट एमपी है इसे कर लेंगे फाइंड आउट। ठीक है, तो चलो इसका जो आंसर है वो देखें, तो एनएनपी एट एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने लिखी, 8000 प्लस 3000 प्लस 400। ये देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसको 3000 कर लेना। ठीक है, ये 300 का नहीं है, ये 3000 का है, ये चीज कर लेना, कंफ्यूज मत होना। ओके, इसे 3000 कर लेना। सो 3000 प्लस 400 प्लस 50, फिर उसके बाद में नेट एक्सपोर्ट्स आपके पास में -60 का है, फिर उसके बाद में जो है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपने किया -40, और ये माइनस आपने लिखा, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपके पास में माइनस में है, तो ये -80 हो गया। ठीक है, तो अब 8000 प्लस 3000 कितना हो गया, 11000, और ये हो जाता है आपका 11450 इतना करने पर। ठीक है, ये -60 -40 क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा, सो -100 प्लस 80 क्या होगा, -20। तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली 11450 में से माइनस कर देना है 20 को, तो आंसर आ जाएगा आपका 11430 करोड़। ये बन जाएगी आपकी एनएनपी एट एमपी। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन अच्छे से जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपना 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था फॉर दिल्ली रीजन सेट 1, 2 एंड 3 ये कर लेते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि ये पूरा ही जो हमारा 2017 के क्वेश्चन पेपर्स थे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, दैट इज अब मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियोस हैं वो आपको हिंदी में भी अवेलेबल हैं। सारे सब्जेक्ट के सारे क्लासेस के जो है आपको हिंदी में भी जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और ये मिलेंगे आपको एक डिफरेंट चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आपको जो है इस चैनल पर जाना है और इससे करना है सब्सक्राइब, और आपको इस चैनल को भी करना है शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में भी अवेलेबल है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, फॉर योर कन्वीनियंस मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियोज़ हैं वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी दैट इज www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उससे भी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।